नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात वाम दलों के घटते प्रभाव की, लेकिन सबसे पहले मोटे तौर पे समझते हैं कि वामपंथी राजनीति है क्या। राजनीति में उस विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक और जाति समानता लाना चाहते हैं। इस विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए सहानुभूति जताई जाती है जो किसी अन्य कारण से अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ गए हों या शक्तिहीन हों। राजनीति के संदर्भ में बाएं और दाएं शब्दों का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ। फ्रांस के क्रांति से पूर्व की स्टेट जनरल नामक संसद में सम्राट को हटाकर गणतंत्र लाने वाले और धर्मनिरपेक्षता चाहने वाले अक्सर बाईं तरफ बैठते थे। मौजूदा दौर में समाजवाद और साम्यवाद से संबंधित विचारधाराओं को पॉलिटिक्स में डाला जाता है। जो विचारधारा पूरे देश के युवाओं के दिलों की धड़कन होती थी, आखिर वो हाशिए पर क्यों चली गई है? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशिकांत तिवारी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रखर सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर फुआद हलीम हैं, प्रवक्ता सीपीआईएम, और वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। पहला सवाल तो डॉक्टर फुआद हलीम साहब से, जो युवाओं के दिलों की धड़कन होती थी, आज क्यों पिछड़ रही है लोगों के मन से? युवाओं के दिल के धड़कन वामपंथी राजनीति हमेशा एक जगह बना के रखी हुई है और आज भी वही है। चाहे वो भगत सिंह की सोच आप पकड़े, चाहे वो हजरत मोहानी साहब की सोच आप पकड़ के रखे, जो 19वीं शताब्दी के 20 के 30 के दशक से सारे हिंदुस्तान में अपने प्रभाव विस्तार कर सकती थी। आज अगर आप देखें तो युवा समाज में जिस तरीके से चिंता मची हुई है, बेरोजगारी और महंगाई का लोग। आपकी आवाज डॉक्टर हलीम, आपकी आवाज कुछ समस्या आ रही है, एक बार दोबारा सही करवाने की कोशिश करते हैं, फिर वापस आते हैं। हमारे साथ पत्रकार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। पपने साहब, आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर भारतीय राजनीति के परिदृश्य में वामपंथ के विलुप्त होने का क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है। दरअसल जिस तरीके से आपने वामपंथ की विलुप्ति का एक अपना यहाँ पर जिक्र किया है, तो अगर हम इसमें अगर एक अपना धरातल पर जाके अगर एक अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट दृष्टिगत होता है। क्योंकि दरअसल हम देखते हैं कि उदारीकरण जब अपना 90-91 में शुरू होता है और उस उदारीकरण के बाद हमने देखा है कि किस तरीके से वामपंथ के अपना लीडरान को किस तरीके से अपना जो है अपना जो मालिकान ने या जो कॉर्पोरेट के लोगों ने अपने चंगुल वक्त लेना शुरू किया था। और उसके बाद 1995 के बाद जिस तरीके से पूरे अपना आर्थिक शुरू किया गया और शुरू की गई और बड़े बड़े नेताओं को जिस तरीके से संसद में लेकर जिस तरीके से अपना खेल खेला गया है, और उसके बाद जिस तरीके से अपना क्रम सरकारें आते रहे, कांग्रेस की भी आई, भाजपा की भी आई, और श्रम कानूनों में जिस तरीके से अपने एक लगाम लगाने की कोशिश की गई, बात है लगभग एक लगाम लगाने की, तो उससे इसका एक प्रभाव इस तरीके से अपना हमने देखा है अपना पढ़ते हुए कि जो वामपंथ जो लीडर अपना जो है अपना एक अपना बेरोजगारों के लिए अपना काम करते थे, अपना आदिवासियों के लिए काम करते थे, अपना जो है एक बंदा मजदूरी के लिए काम करते थे, बात है उन उदारीकरण की छाया में ये सब आप कह रहे हैं कि उदारीकरण की छाया में यह वृक्ष पनप नहीं पा रहा है। हमारे साथ प्रखर सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रखर जी, जब कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ तो समाजवादियों को आपने अपने कांग्रेस में लाया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी। बाद में कुछ वैचारिक विरोधों के बावजूद इनको 1942 में आपने हटाया, 46 में हटाया, लेकिन उनके मन में, कांग्रेस के मन में बैठे रहे। आखिर क्या कारण है? आप लोग तो सहानुभूति रखते हैं इनसे, क्या कारण है कि ये लोग भारतीय राजनीतिक परिदृश्य से गायब होते जा रहे हैं? प्रखर जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है देश सभी का है और देश में सभी तरह की विचारधारा है। एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है उसमें क्या है, हर विचारधारा का सम्मान होना चाहिए और आजादी होनी चाहिए हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा मानने की।
देश। प्रखर जी, मैं केवल वो कारण जानना चाह रहा हूं कि क्या कारण है कि वो प्रभाव नहीं है जो पहले होता था। देखिए, दौर होता है, दौर के साथ बदलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले 60 सालों तक हमसे हारती हुई आई थी। आज वो 14 में सरकार में आई, 19 में सरकार में आई। ये तो चिंतन का विषय, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। एक दौर आता है जब भारतीय राजनीति में नए विचारों का स्वागत होता है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं, आपका स्वागत है। शशिकांत जी, एक बात बताइए, आखिर वो कौन सी नई बात है जो आप लेकर आ रहे हैं, पूरे भारत के जनमानस में छा जा रहे हैं और वामपंथी चूक रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को और राष्ट्र के मूल्यों को सर्वोपरि रखती है। राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए हमें उसकी संप्रभुता का ध्यान रखते हुए देश को आगे प्रगति के रास्ते पे ले जाना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी इसको अपना मूल मंत्र मान करके राष्ट्रवाद को और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप सभी लोगों की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप लोग उस मर्म को नहीं छूना चाहते हैं। शायद उससे सभी लोग व्यथित हो जाएंगे। मैं बताता हूं, डॉक्टर हलीम साहब, आप वर्ग की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब आप जातिवाद के पोषक हो गए हैं। आप उन्हीं जातिवादी संगठनों के साथ जुड़ गए जिसमें लालू यादव जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो जात की राजनीति करते थे, उनसे जुड़ते गए और अपने आप को, उनके सरोकारों को अपने सरोकारों से जोड़ लिया। ऐसे में कहाँ अंतर रह जाता है? देखिए, पहली बात हम आपसे कहें कि आपका जो पहला सवाल था उससे ये बात स्पष्ट है कि आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या बाकी पार्टी की जो संसद है, लोकसभा में उनकी जो उपस्थिति है, वो का जो चेहरा है, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन जो सारा हिंदुस्तान में छिड़ करके टिकवा दिए, ये जो बात है, ये बात इसकी खुलासा करती है कि वर्ग विशेष आंदोलन करने से जितना भी आप संख्या में लोकसभा में दाखिल हो या राज्यसभा में दाखिल हो, जब जमीनी आंदोलन होता है तो कान पकड़ के नरेंद्र मोदी साहब को बैठाया जा सकता है। तो वर्ग विशेष आंदोलन का एक अर्थ है, उसका प्रमाण यहाँ आपको लगे हाथ मिल गई, क्योंकि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपना वर्चस्व को आगे हाजिर रखे थे, किसानों के सामने वो नहीं टिका। ये बेहद ही हल्का वो है। सुन लीजिए हलीम साहब, आप अपना आत्म मंथन नहीं करना चाह रहे हैं। आप ऐसे आदमी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं जो हिंदू जनमानस के नाम पर, आपके शब्दों में, हिंदू जनमानस के हृदय में वास कर रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, आप भारत के उस प्रधानमंत्री पे आक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको भारत की जनता ने चुन के प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन आप उस सीपीआईएम की बात नहीं करते हैं, उस सीपीआई की बात नहीं करते हैं जिनको भारतीय जनता ने हाशिए पे ला दिया है। कारण अभी भी आप नहीं जानना चाहते हैं, न अपने आप सुनना चाहते हैं। आपसे बात करेंगे आपकी पार्टी की तो आप बात करेंगे बीजेपी की। इतना चिंतन और मंथन अगर आप अपने दल के बारे में करेंगे तो एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। मोदी साहब के साथ खट्टे कर दिए तो अगर ऐसे ही आपने दांत खट्टे करते रहे बीजेपी के तो बीजेपी की पौवारा रहेगी। डॉक्टर हलीम, तो अभी बात तो कंप्लीट करने दीजिए भाई, अपने मालिक के होकर इतना ना बोलिए, थोड़ा सा निरपेक्षता का तो एक भ्रमित एक मैं तो आपकी विचारधारा के इस तरीके के आचरण पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों की विचारधारा कहाँ गई, आप लोगों का वो आचरण कहाँ गया, जहाँ आपको एक घटना सुनाता हूँ। सुनिए हलीम साहब, सबसे पहले सुन लीजिए। जब मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की तो सोमनाथ चटर्जी जी की बीट दी गई थी हमें। सोमनाथ चटर्जी जी से हमेशा मैंने तीखे सवाल किए, सुनिए मेरी बात आप, और उन्होंने बड़े सम्मान से हर सवाल का जवाब दिया था। उन्होंने माना था कि हमारे यहाँ चिंतन में एक स्तर की गिरावट आ रही है। उस गिरावट को उन्होंने उस समय स्वीकार कर लिया था 2000 में, लेकिन 2024 में आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और इसी कारण से
आप अपने हाशिए पे चले गए हैं। 65 और लाल अभी भी झंडा के पक्ष में थे। किसान की बात करने वाले, तो ये बात मजदूर समझ की बात लीजिए। करने वाले, अब मुद्दे वर्ग पर बात संघर्ष आइए। की बात मुद्दे करने पर वाले आइए, आप मुद्दे पर आज आइए। जब जातिवादी राजनीति में अरे फंसते भाई, हैं आप तो आप बीजेपी समझ लीजिए प्रवक्ता थोड़ा सा कि कम आप करिए, केवल थोड़ा सा निरपेक्ष फुलझड़ी और छुड़ाएंगे निरपेक्षता और का कोई आदमी आपको टोकेगा नहीं, अंगीकार ऐसा नहीं है। माने एक एक अब निरपेक्षता का बिंदु मात्र आपको चेहरा नहीं दिखाना, आपको बीजेपी प्रवक्ता बनना है। ठीक है, आपको वही क्या बात है डॉक्टर हलीम साहब, आपको क्या है, आपको बीजेपी का प्रवक्ता बनना है। आपको अपने दल के बारे में नहीं बात करनी है, आपको बीजेपी के बारे में बात करनी है। लड़ेंगे। आप और हिंदुस्तान आज ये की पूरी जनता डिबेट मेरी आपके सोच विचारधारा को, किसानों विचारधारा की के लिए विजय समर्पित हुई, थी, उन्हें लेकिन विजय आप अपनी प्राप्त विचारधारा हुई, पे दो हासिल शब्द हुई नहीं बोलना और चाहते हैं। काला कानून को दो वापस शब्द इसलिए लेने नहीं का। बोलना चाहते हैं कि और अगर आप बोलेंगे तो हम आपके लोग नेताओं जो की पोल खुल दृष्टिकोण के जाएगी साथ रहते और हैं, आपकी पोल खुल उस जाएगी। दृष्टिकोण का महत्व ये है कि आज हमारे साथ वरिष्ठ हिंदुस्तान पत्रकार की पपने आवाज साहब, विकल्प पपने के साहब, सोच आपने सुन लिया कल इनकी को विचारधारा कहाँ थी और ये कहाँ पहुंच गए हैं। अभी भी अपनी विचारधारा पे नहीं बात करना चाहते। अब इसका क्या मायने निकाला जाए? प्रसून जी, जहाँ तक सवाल है अपने विचारधारा का जो आपने जिक्र किया है, दरअसल यहाँ पर अगर हम पीछे, अगर हम थोड़ा अपना कुछ दशक पर अपना पीछे अगर जाते हैं तो एक समय वो दौर वो भी था जब ज्योति बसु का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए अपना सर्वसम्मति से अपना लिया जा रहा था इसलिए। और लेकिन अपना कम्युनिस्ट दलों के अंदर से ही इस तरीके से अपना एक आवाज अपने नहीं, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है की बात है। तो यहाँ पर जो है वहां से समझा जा सकता था कि कुछ तो कुछ अंदर खाते वामपंथियों के अंदर में कुछ तो कुछ चल रहा है ऐसी बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए अगला दौर फिर आता है उसके बाद, और उस अगले दौर के अंदर अगर हम अपना देखते हैं, अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि जब तक 2004 का हम जिक्र लेते हैं तो उस वक्त अपना कम्युनिस्ट दलों के 61 सांसद अपना लोकसभा के अंदर हुआ करते थे। तो 61 सांसद अपना जब लोकसभा के अंदर हुआ करते थे तो उसके बाद जो जिस तरीके से अपना जो अपना पूरा क्रम चला और उसका जो बिखराव का दौर अपना शुरू होता है, तो आज वो कहाँ पर परिणति कहाँ पर है इस बात की है। उसी कारण को जानना चाह रहे हैं पपने साहब कि कारण क्या है उसके। ये कारणों का जहाँ तक सवाल है, देखिए प्रसून जी, देखिए ऐसा है कि जब आपस में ही जब जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया था, हमने आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है पपने साहब, दोबारा जुड़ेंगे आपसे। प्रखर सिंह है हमारे साथ मौजूद हैं। प्रखर जी, अगर पपने साहब की बात मानी जाए, जो वैचारिक मतभेद है ये तो कम्युनिस्ट पार्टी में शुरू से रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जब उसमें बिखराव होता है तो माकपा बनती है, जिसके अभी मेंबर हैं डॉक्टर हलीम साहब। उसके बाद भी मतलब संघर्ष जो करना चाहते थे वही पार्टी आगे बढ़ी, माकपा आगे बढ़ी, सीपीआई पीछे हो गई। उसके बाद सीपीआई-एमएल का उद्भव होता है। यानी जो संघर्ष करता है, सही मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता है, वही पार्टी आगे बढ़ती है। इस विचारधारा से बिखराव को आप किस तरीके से आंकते हैं प्रखर जी? मुझे लगता है प्रसून जी, मुझे 2 मिनट कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा ताकि मैं अपनी पूरी बात रख सकूं। इससे पहले एक बात आपने भी बोली कि बहुत सारी जातिवादी पार्टियां हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में कितने सारे जातियों के मोर्चे। प्रखर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और ये बात और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जाति की राजनीति करती है। दूसरी चीज, अगर हम जाति जनगणना की बात करते हैं तब तो ये कुछ नहीं कहते। जब हम कहते हैं कि भाई इतने सालों में आजादी के बाद आज तक, अरे हम ही ने जो जनगणना कराई थी उसी के आंकड़े दे दीजिए। हमने 2011 में कराई थी, उसका टाइम लगता है, उसके पूरे आंकड़े आने में। देश के आंकड़े थे, हमने कहा उसी आंकड़े को आप दे दिए तो भारतीय जनता पार्टी उसमें शांत हो जाएगी। जब कहते हैं नई जनगणना करा दीजिए तो उसमें भी शांत हो जाती है। प्रखर जी, तो मेरी दुविधा ये है कि मैं बीजेपी वाले प्रवक्ता से बात करूंगा तो कांग्रेस की बात करेगा, कांग्रेस की प्रवक्ता से बात करूंगा तो बीजेपी की बात करेगा, और विचारधारा की बात करूंगा तो जातिवाद की बात करते हैं। इससे कोई पार्टी बच नहीं पाई है। आप लोग कहते हैं कि हम समाजवाद लाएंगे, सेकुलरिज्म लाएंगे, इसमें जातिवादी जनगणना करा के हासिल क्या कर लेंगे? इस बारे में बात करते हैं शशिकांत तिवारी जी से, प्रवक्ता बीजेपी। शशिकांत जी,
भारतीय राजनीति में अगर वाम दल नहीं रहेंगे तो यह शुभ संकेत होगा या अशुभ? देखिए, ये वामपंथ तो का रहना तो देश के लिए अशुभ संकेत है। वामपंथ न रहे तो देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत होगा, पूरे देश के लिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे आप जरा 1-1.5 मिनट दे दें प्रसून जी। कि कितनी अच्छी बात है कि आपने वामपंथ पे एक चर्चा का मौका दिया एपीएन न्यूज पे, जो पूरा देश देख रहा है। लेकिन ये महोदय जो वामपंथ का पक्ष रखना था, ये भारतीय जनता पार्टी बोले, जैसा कि आपने कहा भी, इसको टोका भी। देखिए, वामपंथ क्या है कि हमारे वैदिक काल से शास्त्र और पुराणों में भी इसकी निंदा की गई है वामपंथ की। कालांतर में चल के जब देश आजाद हुआ तो वामपंथी शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो देश के मुद्दे थे उनको प्रभावित करना शुरू किया, और आते आते देश में नक्सलवाद को पैदा किया। पुरुलिया में हथियार गिरा, वो नक्सलवाद और वामपंथ का देन था कि पुरुलिया में एक बार हेलीकॉप्टर से हथियार गिराया गया। जी। आगे चल के आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हमारे देश में जाति, जो इन्होंने जाति जनगणना की बात करना, जातियों में बांटने में इनका बहुत योगदान है वामपंथियों का। इन्होंने सरकारों पे दबाव डाला, कांग्रेस जैसी सरकार पे दबाव डाला करते थे, और दूसरे जो भी सरकार आते थे उनसे जब गठबंधन बनाते थे दबाव डालते थे। इनका कहना है कि जहां रोटी बन रही हो वहां लूट लो और बांट दो। रोटी बनाने के लिए आटा कहां से आएगा, गेहूं कहां पैदा होगा, वो वामपंथ के डिक्शनरी में है ही नहीं। बेहद अहम बात कर रहे हैं, बेहद अहम बात कर रहे हैं तिवारी साहब। आप पपने साहब हैं हमारे साथ। आप एक बात बताइए पपने साहब, आखिर ये वामपंथी विचारधारा को क्या विदेशों से कोई मदद मिल रही है जिसके कारण से वह भारतीय राजनीति में अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं? यह समस्या तो शुरू से इनके स्थापना से ही चली आ रही है। कभी ये रूस के प्रभाव में रहे, कभी चाइना के प्रभाव में रहे। सीपीआई की बात की जाए तो रूस के प्रभाव में रही शुरू से। माकपा की बात की जाए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी पार्टी, तो ये चाइना के प्रभाव में रही। युद्ध के समय में भी भारत का विरोध करते थे। बिल्कुल प्रसून जी, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया है, दरअसल आपके सवाल बिल्कुल सटीक है। लेकिन इससे अगर हम थोड़ा हट के अगर हम एक अपना जिक्र करते हैं, ठीक है, देखिए आज भी अगर जो सरकारें स्थापित है या कहीं भी अगर कोई सरकार बनती है, किसी भी देश में भी कोई सरकार बनती है, तो उनका यही एक अपना कार्य होता है। एक्चुअली बात यह है कि वो कम से कम जो है जो वंचितों का, बेरोजगारों का, और जहां पर जैसे महंगाई का, इस तरीके यानी कि सामाजिक तौर तरीके से ऐसा ताना बाना बोले कि जिससे आम जनमानस को उसका फायदा मिले। एक्चुअली बात यह है, ठीक है, अपना कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने जो है इस ओर अपना कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से एक्चुअली वहां से विरक्त होकर वहां से हट के विचारधारा से एक तरफ अपना जो है अपने फायदे जहां से अपना उन्होंने अपने लेने शुरू किया। एक्चुअली बात यह है, तो वहां से क्या हुआ कि इनके बीच में अपने स्वतः ही दरारें अपनी पड़नी शुरू हुई। जैसे कि आपने जिक्र भी किया था कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से कई उस तरह के वामपंथियों के अपना अलग अलग दल बनने लगे। एक्चुअली बात यह है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अपना जो है ये तभी ये चीजें सामने आती है जब कहीं ना कहीं कुछ खटास पैदा होती है। खटास क्यों पैदा होती है? अपने स्वार्थों से। अपने स्वार्थी अपने अगर अपना आप अपना उनको अपना निहित कर लेंगे, एक्चुअली बात क्या है, उसमें अपना डूबने लग जाएंगे। एक्चुअली बात क्या है, तो ये जो हालात आज पैदा हुई है, एक्चुअली बात क्या है, तो मैं क्योंकि देखिए मैं अपना खुद एक अपना इंडियन एक्सप्रेस का अपना सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ। एक्चुअली बात क्या है, और हमने देखिए 1987 में एक इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई थी एक्चुअली बात है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, और पूरे देश के अपना हमारे दिल्ली के जितने अखबार थे सारे बंद हो गए थे। एक्चुअली बात है, मेरी सिर्फ एक कॉल पर एक्चुअली बात है, क्योंकि उस टाइप में विचारधारा एक थी। एक्चुअली बात है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिर अपना लोगों के अपने विचारों का अपना बंटवारा शुरू हुआ है, जिस तरीके से उदारीकरण अपना शुरू हुआ है, और जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू हुआ है, और जिस तरीके धीरे धीरे करके अपना आज जो स्थिति सामने आ रही है, एक्चुअली बात यह है, तो इन सब चीजों का अगर हम एक अवलोकन करते हैं तो साफ दृष्टिगत होता है कि इसमें किसका हाथ है। बात है, और मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ, बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि इसे पूर्ण रूप से हाथ था वामपंथियों का, उनके स्वार्थों का। जी प्रखर जी, 30 सेकंड में आपसे चाहूंगा कंक्लूड करिए कि क्या इसके लिए भी बीजेपी को दोष देंगे, या पार्टी के तौर पे अभी भी वैचारिक रूप से वामपंथी दल अपने आप को रसिया, चाइना से ज्यादा अटैच फील करते हैं, इसके कारण से वो हाशिए पे गए? देखिए, कौन दल, उसकी जो भी दल है, उसकी जो भी विचारधारा है, वो देश के लोगों के सामने रखता है। उसके बाद ये जनता के विवेक पर हो जाता है कि जनता वोट देकर किसको जिताती है, पहली चीज। दूसरी चीज,
जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आपका क्या काम होता है? आपका काम होता है इस देश के गरीबों के लिए काम करना, इस देश के किसानों के लिए काम करना, इस देश के जवानों के लिए काम करना। आपने तीनों चीजों में इस देश के किसानों के लिए आप 3 काले कानून लाए, बाद में आपको वापस करना पड़ गया। इस देश में हर 13 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है और इन्होंने पिछले साल 1,05,000 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया, उसको यूज नहीं किया। प्रखर जी, ऐसा है कि जब मुद्दे की बात हो रही है, वामपंथ के विचारधारा की बात है, तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। आपको भी इससे सीख लेनी चाहिए। सुनिए प्रखर जी, आप कहते हैं कि जनता नकार देगी तो नतीजा साफ हो गया। अब और कैसे नकारेगी? 0 पे लाके 2 पे लाके रख दिया आपको। मेरी बात सुनिए प्रखर जी, अब आपके साथ क्या है कि आप बीजेपी की बात करेंगे प्रखर जी आप, लेकिन समस्या एक चीज से स्पष्ट है कि ये जो समस्या है ये वैचारिक तौर पे लगातार गिरने की समस्या है, स्वार्थों की समस्या है। डिबेट नहीं हो सकती। और अगर इस तरीके के मुद्दों पे कि अगर आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो अपने स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा, गिरी हुई बातों को से निकलकर देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाना होगा। और जिसे ये बातें समझ में नहीं आती हैं, जनता उनको नकारती रहेगी। अगर उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चुनाव के 1 महीने बाकी हैं, उसके बाद भी जनता आपको जवाब दे देगी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।